अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन. इन टुडेस लेक्चर वी विल कवर virtual based classes टॉपिक. virtual based classes का जो टॉपिक है वो बेसिकली हमारे पास डायमंड प्रॉब्लम के ऊपर है. यानी कि डायमंड प्रॉब्लम जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था उसे सॉल्व करने के लिए मैंने आपको कहा था कि हम virtual क्लासेस बनाते हैं. बेसिकली दिस इज virtual based क्लास. Virtual based class क्या होती है? A class that is inherited by child classes using virtual keyword is called virtual based classes. अगर आप देखें तो यहाँ पर पेरेंट है जो कि चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 से इनहेरिटेड है. सिमिलरली एक और चाइल्ड क्लास है जो कि इन दोनों एक सब चाइल्ड क्लास है जो कि इन दोनों चाइल्ड के साथ इनहेरिटेड है. तो अगर हम देखें तो ये एक डायमंड शेप क्रिएट कर रहा है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायमंड प्रॉब्लम हियर. और इसे रिजॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे virtual बेस्ड क्लासेस. बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जो इन्होंने एग्जांपल दी है विदाउट virtual कीवर्ड यानी कि virtual क्लासेस को यूज किए बगैर इन्होंने इस प्रॉब्लम को डिस्कस किया है थ्रू दिस प्रोग्राम. पहले हम प्रॉब्लम को देख लेंगे और एट द एंड सॉल्यूशन को देखेंगे किस तरह से virtual क्लासेस हमारी सॉल्यूशन को रिजॉल्व करते हैं. लाइब्रेरी सेट की पेरेंट की एक क्लास बनाई हुई जिसका नाम हमने पेरेंट रखा. प्रोटेक्टेड कीवर्ड के साथ हमने एक इंटीजर टाइप वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया. इसी तरह हमने एक चाइल्ड की क्लास क्रिएट की और चाइल्ड 1 क्लास चाइल्ड 2 क्लास क्रिएट की और इसके साथ हमने इनहेरिटेंस करवाई है पेरेंट क्लास की. और इसका आप देख सकते हैं इनहेरिटेंस टाइप क्या है, पब्लिक. उसके बाद यहाँ पर उसने एक और क्लास क्रिएट की है बेबी जो कि इनहेरिट कर रही है इन दोनों चाइल्ड क्लासेस को, चाइल्ड 1 एंड चाइल्ड 2 को. उसके बाद यहाँ पर हम इंट मेन में आ जाते हैं. यहाँ पर उसने एक वैल्यू लिखी है n इज इक्वल्स टू 10. बेसिकली ये यहाँ पर जो हमने फर्स्ट में इंट n का जो वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया यहाँ पर उसने उसकी वैल्यू सेट करवाई है. ये हार्ड कोड वैल्यू है, यूजर से गिवन नहीं ली है. सॉरी, बेबी बेबी क्लास में एक फंक्शन बनाया है उसने जिसका नाम उसने सेट रखा है और उसमें उसने इंटीजर जो हमने ऊपर इनिशियलाइज करवाया है उसकी वैल्यू उसने सेट करवाई और यहाँ पर वो एज आर आउटपुट शो करवा रहा है. अब हम आ जाते हैं आगे इंट मेन में. इंट मेन में उसने ऑब्जेक्ट बनाया है बेबी का, ऑब्जेक्ट डॉट सेट एंड देन इन सिस्टम कॉल्स या गेट ch. अगर मैं इस प्रोग्राम की बात करूं तो यहाँ पर जो है कंपाइलर एरर जनरेट करवा देगा. वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर बेबी की जो क्लास है वो बेबी जो है वो इनहेरिटेड है चाइल्ड 1 के साथ एंड चाइल्ड 2 के साथ जो कि आल्सो इनहेरिटेड विद पेरेंट क्लास. पेरेंट क्लास में जब ये चाइल्ड 1 पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगा तो यहाँ पर पेरेंट क्लास का इंट n यहाँ पर आ जाएगा. सिमिलरली जब चाइल्ड 2 पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगा तो इंट n यहाँ पर आ जाएगा. अब ये सेम जो वेरिएबल है दोनों ने जब इनहेरिट किया दोनों में आ गया और बेबी ने जब इन दोनों को इनहेरिट किया तो यहाँ पर इंट n इसका भी और इंट n इसका भी यानी कि सेम वेरिएबल 2 टाइम्स यहाँ पर आ गया जिसकी वजह से कंपाइलर कंफ्यूज हो गया. उसे समझ नहीं आ रहा कि मैं इन दोनों में से किसको पिकअप करूं और किस की वैल्यू को किस n की वैल्यू को 10 के इक्वल सेट करूं. तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम राइज हो रही है बेसिकली ये हमारी डायमंड प्रॉब्लम है और जिसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग वर्चुअल बेस्ड क्लासेस. अब हम यहाँ पर एक और प्रोग्राम देख रहे हैं जिसमें हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग वर्चुअल बेस क्लासेस. वर्चुअल बेस क्लास का मतलब है जो हम हमारी बेस क्लास है यानी कि यहाँ पर जो हमारी पेरेंट क्लास है उसके साथ हम वर्चुअल का कीवर्ड यूज कर लेते हैं. क्लास पेरेंट और वही हमारा इंट n. उसके बाद हमने एक चाइल्ड क्लास इनहेरिट करवाई जिसमें हमने पब्लिक पेरेंट और चाइल्ड 2 क्लास हमने स्टार्ट करवाई जिसमें हमने पब्लिक पेरेंट को इनहेरिट करवाया. बट इसके साथ साथ हमने एक वर्चुअल का कीवर्ड भी यूज कर दिया. उसकी वजह से क्या होगा, जब हमने बेबी की क्लास बनाई और उसने चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 को इनहेरिट करवाया, सेट का फंक्शन लगाया और यहाँ पर इंट मेन में जब उसका ऑब्जेक्ट बनाया और उसने सेट के फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाया तो इससे क्या फायदा हुआ, कंपाइलर कंफ्यूज नहीं होगा. कंपाइलर को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर वर्चुअल का कीवर्ड है. इट मींस मुझे ये जो n है सिर्फ एक कॉपी इसकी चूज करनी है या तो इसके लिए इसके अकॉर्डिंग चूज कर लूं या मैं इसके अकॉर्डिंग चूज कर लूं. बट मुझे एक ही कॉपी जो n की है वो चूज करनी है और उसकी वैल्यू मैंने 10 सेट करवानी.
This is the value of the virtual keyword, function of the virtual keyword. The only difference in the above program is that child 1 and child 2 classes inherit the parent class using virtual keyword. It allows these classes to inherit only one copy of the data. ठीक है, सिर्फ वन कॉपी ऑफ दी डाटा हमारा इनहेरिट होगा और बाकी जो हमारी कॉपीज हैं वो निगलेक्ट कर दी जाएंगी, सेम कॉपीज जो होंगी वो निगलेक्ट कर दी जाएंगी। तो बस ये हमारा आज का चैप्टर यहीं पर ओवर होता है। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। What is operator overloading? The process of defining additional meaning of operator is known as operator overloading. ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब ये है कि जब हम अपने ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, हमारे पास प्लस होता है, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये हमारे पास नॉर्मली ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, तो इनको जब डिफरेंट पर्पस के लिए, डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए यूज करते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं सिंपल प्लस की, तो इसका मतलब होता है कि मैं टू वैल्यूज को सिंपली प्लस कर रही हूँ। बट अगर मैं डबल प्लस की बात करूं तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, यहाँ पर इसका मतलब होता है इंक्रीमेंट। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं सिंपल माइनस की बात करूं तो माइनस का मतलब होता है टू वैल्यूज में से टू वैल्यूज को आपस में माइनस करना। बट अगर मैं डबल माइनस की बात करूं तो इसका मतलब होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसी तरह अगर मैं ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर पहले लगा रही हूँ तो इसे प्रीफिक्स ऑपरेटर कहते हैं। सिमिलरली अगर मैं ये डबल प्लस बाद में लगा रही हूँ तो इसे मैं कहूंगी पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। यानी कि मीनिंग जो है वो चेंज होता जा रहा है, एज चेंज हो रहा है हर सिचुएशन में, और उसका मीनिंग भी चेंज हो रहा है। बेशक सिंबल सेम है बट हर सिचुएशन में मीनिंग सेम हो रहा है, इसे हम कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। It enable an operator to perform different operation depending on the type of the operands. यानी कि type of the operands और different situation के according हमारे operator की जो functionality होती है वो change होती रहती है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। It also enables the operator to process the user defined data types. Basic operators कौन कौन से हैं मेरे पास? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई पे डिवाइड। और हम इनको किस तरह के वेरिएबल्स पर यूज कर सकते हैं? हर तरह के वेरिएबल्स पर, इंट, फ्लोट, लॉन्ग, जो इंट टाइप के होते हैं जिसमें नंबर्स वगैरह होते हैं जिन्हें हम नॉर्मली यूज कर सकते हैं नंबर्स की कैलकुलेशन के लिए। यूजुअली हम इनको यूज करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को। The application of these operators with basic type are already defined in the language. तो ये जो होते हैं ये बिल्ट इन ऑपरेटर्स होते हैं, ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं हमारे कंपाइलर में। However, an error will occur if these operands are used with user defined objects. अब उसने यहाँ पर ये कहा है कि अगर हम सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स के साथ उसको यूज करें तब तो ठीक है, ये बिल्कुल ठीक काम करते हैं। बट अगर हम यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करें तो एरर अकर हो सकता है, क्योंकि वो यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उनकी फंक्शनैलिटी में भी पॉसिबल जो यूजर करना चाह रहा है कंपाइलर उसको ठीक से अंडरस्टूड नहीं कर सकता। एग्जांपल देख लेते हैं। द एडिशन ऑपरेटर इज यूज्ड टू ऐड टू न्यूमेरिक वैल्यूज सच एज ए, बी एंड सी। अगर मेरे पास तीन वेरिएबल्स हैं वो भी इंटीजर टाइप के और मैं चाहती हूँ और ए और बी दोनों को प्लस करूँ, जो उनका आंसर मैं सी में स्टोर करूँ, तो मेरे पास इस तरह से कुछ एक्सप्रेशन बनेगा। ए और बी दोनों प्लस होंगे और उनका आंसर सेव होगा इनटू सी। The addition operator already knows how to process integer operands. यानी कि ये जो हमारा इस वक्त प्लस का जो ऑपरेटर है उसे पता है, यानी मैं आपको यही बता रही हूँ कि जो बिल्ड इन होते हैं कंपाइलर में पहले से इनके पीछे पूरा कोड होता है। तो अगर मैं इंटीजर्स के ऊपर काम कर रही हूँ तो उसे पता है कि मैंने इंटीजर्स को किस तरह से आपस में प्लस करना है। बट इट डज नॉट नो हाउ टू प्रोसेस टू यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। बट अगर हम ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे तो इंटीजर्स की बात की जा रही है अब, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो इसमें ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट्स को अगर हमने प्रोसेस करना है तो उसे तो यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के लिए प्लस का ऑपरेटर सक्सेसफुली वर्कआउट नहीं करेगा। द अबव स्टेटमेंट विल जनरेट एन एरर इफ ए, बी एंड सी आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास। अगर ए, बी एंड सी ऑब्जेक्ट्स हों किसी क्लास को, उनको हम आपस में प्लस करें तो वहां पर एरर जनरेट होगा। हाउएवर, ऑपरेटर ओवरलोडिंग कैन इनेबल द एडिशन ऑपरेटर टू मैनिपुलेट टू ऑब्जेक्ट्स।
अगर हमने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ने लगे हैं कि ये किस तरह से ऑपरेटर ओवरलोडिंग हमारे इसी एडिशनल ऑपरेटर को यूज करते हुए हमारे टू ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट कर सकती है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग एन ऑपरेटर। अब हम किसी ऑपरेटर को किस तरह से ओवरलोड कर सकते हैं। एन ऑपरेटर कैन बी ओवरलोडेड बाय डिक्लेयरिंग अ स्पेशल मेंबर फंक्शन इन द क्लास। हमें एक स्पेशल मेंबर फंक्शन बनाना पड़ता है क्लास में, यानी कि कोई भी क्लास हम बना रहे हैं उसके अंदर एक फंक्शन बनाएंगे, स्पेसिफिक फंक्शन होगा। द मेंबर फंक्शन यूज द कीवर्ड ऑपरेटर विद द सिंबल ऑफ ऑपरेटर टू बी ओवरलोडेड। हमने जिस भी ऑपरेटर के लिए जिस ऑपरेटर को ओवरलोड करवाना है, यानी कि जिस ऑपरेटर को ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटर रिलेट करवाना है, इंटरेक्ट करवाना है उसका, तो उसके लिए हम एक स्पेसिफिक फंक्शन लिखेंगे और उसके साथ कीवर्ड ऑपरेटर का कीवर्ड यूज करेंगे। इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। रिटर्न टाइप, यानी कि फंक्शन की जो रिटर्न टाइप होती है वो ऑपरेटर का कीवर्ड, ओपी का मतलब है हमारी फंक्शन का नाम, और यहाँ पर हमारे पास एक ब्रैकेट आ जाएगी और उसके ऊपर फंक्शन ऑफ द बॉडी। अच्छा, ओपी यहाँ पर हमारा किसको इंडिकेट कर रहा है, कौन सा ऑपरेटर हमने ओवरलोड करवाना है। लेट्स सपोज वॉइड हमारी रिटर्न टाइप, ऑपरेटर हमारा कीवर्ड, प्लस प्लस का मतलब है इस ऑपरेटर को मैं ओवरलोड करवाना चाहती हूँ, उसके बाद ब्रैकेट और फंक्शन ऑफ द बॉडी। ओवरलोडिंग यूनरी ऑपरेटर्स। A type of operator that work with single operand is known as unary operator. Unary operator का मतलब है जो single operand के साथ काम करते हैं, unary operator कहलाते हैं। The unary operator are overloaded to increase their capabilities. यूनरी ऑपरेटर कौन कौन से हैं? सिंपल प्लस भी है और डबल प्लस भी है, सिंगल माइनस भी है, डबल माइनस भी है, मल्टीप्लीकेशन, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड ब्रैकेट्स, न्यू, डिलीट, ये सारे के सारे हमारे यूनरी ऑपरेटर्स हैं। अब हम देखने लगे हैं जितने भी हमने ये सारे हमारे यूनरी ऑपरेटर्स हैं, इनको हम ओवरलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखने लगे हैं थ्रू एग्जांपल किस तरह से हम ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस टॉपिक में इन्होंने इस ऑपरेटर को ओवरलोड करके बताया है कि अगर लेट्स सपोज मैं डबल प्लस को ओवरलोड करवाना चाहती हूँ तो हाउ आई विल डू दिस। The increment operator plus plus is an unary operator. It works with single operand. It increases the value of the operand by 1. Increment operator है, ठीक है, और ये एक प्लस 1 के अकॉर्डिंग हमारा जो नंबर है वो इंक्रीज करता रहता है। It only works with numerical values by default. न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर ही ये काम करता है। It can be overload to enable if it to increase the values of the data member of any object in the same way। यानी कि नॉर्मली जो है ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज के ऊपर काम किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि a प्लस प्लस का मतलब है इंक्रीमेंट करना। अगर ऑब्जेक्ट्स की बात करूं तो मुझे इस ऑपरेटर को ओवरलोड करना पड़ेगा, तभी मैं इसको ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई कर सकती हूँ। प्रोग्राम देख लेते हैं। write a program that overload increment operator to work with user defined objects। ठीक है, सिंपल उसने बात की कि ऑपरेटर जो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करो ऑन यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। लाइब्रेरी सेट कर लेते हैं, उसके बाद क्लास बनाते हैं काउंट की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर उन्होंने एक इंटीजर टाइप नंबर लिया है, काउंट की इनिशियल वैल्यू सेट की है उसने 0। यहाँ पर काउंट फंक्शन का नाम चूंकि क्लास के नाम से मैच करता है, इसलिए इसका मतलब यहाँ पे है कि इन्होंने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाया है। कंस्ट्रक्टर में उसने इनिशियल वैल्यू सेट की है 0, उसके बाद एक शो का फंक्शन बनाया है उसने और n की वैल्यू को डिस्प्ले करवा दिया। अब यहाँ पर ऑपरेटर लोडिंग ओवरलोड का फंक्शन क्रिएट किया गया है जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, ऑपरेटर का कीवर्ड है, किसको हमने ओवरलोड करवाना है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर को। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का साइन क्या होता है? डबल प्लस, उसके बाद n इज इक्वल टू n प्लस 1 एंड दैट्स इट। इंट मेन की तरफ आ जाते हैं। इंट मेन में उन्होंने काउंट का ऑब्जेक्ट बनाया है, यानी कि क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। सबसे पहले उन्होंने शो का कीवर्ड यहाँ पर शो का जो फंक्शन है उसको रन किया है, उसके बाद ऑपरेटर को ओवरलोड करवा दिया है प्लस प्लस ओबीजे। उसके बाद ओबीजे डॉट शो गेट ch एंड दैट्स इट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लस प्लस ऑब्जेक्ट? प्लस प्लस ऑब्जेक्ट का मतलब ये है
कि हमें पहले इंक्रीमेंट पहले ऑब्जेक्ट की जो भी वैल्यू है इंक्रीमेंट होगी और उसके बाद हमें वो डिस्प्ले होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं इनिशियल वैल्यू क्या थी, n की 0 थी। ऑब्जेक्ट डॉट शो का मतलब क्या है, सबसे पहले मुझे n इज इक्वल टू 0 नजर आएगा, उसके बाद इंक्रीमेंट हो रहा है ऑब्जेक्ट में, इंक्रीमेंट जो होगा ऑब्जेक्ट में तो क्या हो जाएगा 0 + 1 इज इक्वल टू 1, और ऑब्जेक्ट डॉट शो का मतलब क्या है, अब वो n + 1 मुझे यहाँ पर डिस्प्ले होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से मैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ऑपरेटर अपने ऑपरेंड्स जो हैं अपने ऑपरेटर्स जो हैं यूज कर सकती हूँ। ऑपरेटर ओवरलोडिंग विद रिटर्न वैल्यू, ये तो सिंपल ऑपरेटर ओवरलोडिंग था, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवा रहा था, सिंपल इंक्रीमेंट करवा रहा है। लेट्स सपोज अगर मैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग करवाना चाह रही हूँ विद रिटर्न वैल्यू, द इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैन बी यूज्ड इन असाइनमेंट स्टेटमेंट टू स्टोर द इंक्रीमेंटेड वैल्यू इन अनदर वेरिएबल। यानी कि अगर मैं चाहूँ यहाँ पर मेरे पास n इंक्रीमेंट होके n में ही स्टोर हो रहा है, बट अगर मैं चाहूँ तो अपना इंक्रीमेंट करवा के किसी और वेरिएबल में भी स्टोर करवा सकती हूँ। लेट्स सपोज a b एंड b आर टू इंटीजर्स, तो मैं क्या कर रही हूँ, एक को इंक्रीमेंट करवा रही हूँ बट उसका जो इंक्रीमेंटेड आंसर है वो मैं बी में स्टोर करवा रही हूँ। ठीक है, ये जरा सा सिचुएशन चेंज हो गया है। ऊपर ऐसा नहीं था, ऊपर n की वैल्यू इंक्रीमेंट होके n में ही स्टोर हो रही थी, यानी कि सेम वेरिएबल में स्टोर हो रही थी, बट इसमें इंक्रीमेंट होने के बाद डिफरेंट वैल्यू में वेरिएबल में स्टोर हो रही है। द अबव फंक्शनैलिटी कैन बी असाइन्ड टू द ऑपरेटर बाय रिटर्निंग न्यू वैल्यू फ्रॉम द मेंबर फंक्शन। अगर हम इसके प्रोग्राम की बात करें तो राइट अ प्रोग्राम दैट ओवरलोड्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर टू वर्क विद यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने एक ऑपरेटर को इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करना है। द ओवरलोडिंग फंक्शन शुड रिटर्न एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इंक्रीमेंटिंग द डाटा मेंबर, यानी कि डाटा मेंबर को इंक्रीमेंट करवाने के बाद ऑब्जेक्ट की वैल्यू को भी रिटर्न करवाए। देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले लाइब्रेरी सेट करवाई है, काउंट का एक क्लास बनाया है, इंट n एक इंटीजर टाइप वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है जिसने n की इनिशियल वैल्यू 0 सेट की है। उसके बाद शो का एक फंक्शन बनाया है, और अब यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने मेन टास्क की तरफ जहां पर हम अपनी ऑपरेटर ओवरलोडिंग करने वाले हैं। क्लास का नाम लिखा, उसके बाद ऑपरेटर यानी कि कीवर्ड यूज किया अपने जो जिसको हम ओवरलोड करवाना चाह रहे, इंक्रीमेंट ऑपरेटर को करवाना चाह रहे, इंक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पर लिखा। और अब हम यहाँ पर आ जाते हैं उसकी मेन बॉडी की तरफ, जिसमें हमने क्या किया है, अपनी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है पहले। ठीक है, उसमें n की वैल्यू में इंक्रीमेंटेशन की है, और उसके बाद जो हमने n की इंक्रीमेंट करने के बाद जो रिजल्ट जिसमें n की अपडेटेड वैल्यू स्टोर है, उसको हमने क्या दिया कि ये टेम्प के इक्वल है, टेम्प डॉट n इज इक्वल टू n, और रिटर्न करवा दी है टेम्प की वैल्यू। बेसिकली यहाँ पर जो टेम्प है ये एक सेकंड वेरिएबल है जो कि n की अपडेटेड वैल्यू को खुद में स्टोर करवा रहा है और उसके बाद अपडेटेड वैल्यू को रिटर्न करवा रहा है। टेम्प में मेरे पास n की इंक्रीमेंटेड वैल्यू असल में स्टोर है। इंक्रीमेंट की तरफ आ जाते हैं। क्लास उसके दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं x और y, x डॉट शो, y डॉट शो। ठीक है, तो अभी मेरे पास क्योंकि काउंट के दो वेरिएबल्स मैंने बनाया, तो काउंट में इनिशियल क्या वैल्यू होगी n की 0, x में भी अकॉर्डिंग टू वेरिएबल x n की वैल्यू 0, अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल y काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी y। ठीक है, अब y इज इक्वल टू प्लस प्लस x, यानी कि इंक्रीमेंट करेंगे x में और उसकी वैल्यू को स्टोर करवा देंगे y में। अब y में मेरे पास क्या है, अपडेटेड वैल्यू। x डॉट शो की बात करें, क्योंकि x में भी तो इंक्रीमेंट हो गया ना, बेशक हमने उसको y में स्टोर करवाया बट x में भी इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू जब हम दोबारा से शो करवाएंगे तो वो हमें अपडेटेड शो होगी। सिमिलरली अगर मैं y को y डॉट शो करूँ तो y की प्रीवियस वैल्यू क्या थी 0, आफ्टर इंक्रीमेंट और आफ्टर स्टोरिंग वैल्यू इन y में पहले 0 था, अब क्या आ जाएगा 1। तो अकॉर्डिंग टू दी y मेरे पास n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो इस तरह से
हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए, डिफरेंट वेरिएबल को यूज करते हुए भी अपने ऑपरेटर को जो है ओवरलोड करवा सकते हैं बाय यूजिंग रिटर्न वैल्यू। ओवरलोडिंग पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। व्हाट इज पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर? दिस इज प्रीफिक्स जो कि पहले यूज होता है, दिस इज फॉर पोस्ट फिक्स जो कि बाद में यूज होता है। हम पोस्ट फिक्स के बारे में पढ़ने लगेंगे। अब अभी हमने देखा प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग कैसे ओवरलोडिंग की जाती है। अब हम देखेंगे ओवरलोडिंग पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। द इंक्रीमेंट ऑपरेटर वर्क्स ऑन टू नोटेशंस, प्रीफिक्स नोटेशन एंड पोस्ट फिक्स नोटेशन, जैसे कि अभी मैंने बताया। The operator has to be overloaded separately for both notations. Overloading की जो position है prefix में और postfix में दोनों में different होती है. Write a program that overload postfix increment operator to work with user defined objects. Okay, let's suppose सबसे पहले हमने अपने लाइब्रेरीज ऐड की हैं, क्लास काउंट बनाई है, एक इंटीजर टाइप इंटीजर बनाया है, कंस्ट्रक्टर बनाया है, इनिशियल वैल्यू 0 पुट 0 दी है, उसे शो का एक फंक्शन बनाया, और यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने मेन टास्क की तरफ। क्लास का नाम, ऑपरेटर का कीवर्ड, और किसको हमने ओवरलोड करवाना है, प्लस प्लस को। उसके बाद क्लास, क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है टेम्प, वो क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है, और बिल्कुल पहले की तरह हमने टेम्प डॉट एन, एन इज इक्वल टू एन, यानी कि एन का जो इंक्रीमेंटेड अपडेटेड नंबर है, जो भी अपडेटेड रिजल्ट है, वो किसमें स्टोर होगा, टेम्प में, और हम रिटर्न करवा देंगे टेम्प को। उसके बाद यहाँ पर एक और हमने बनाया है फंक्शन जिसमें क्लास का नाम, ऑपरेटर का कीवर्ड प्लस प्लस, और यहाँ पर अपने एक रिटर्न वैल्यू एज अ पैरामीटर हमने पास करवाई है इंट। सी आउट टेम्प इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंटेड वैल्यू टेम्प में स्टोर हो रही है, और टेम्प जो है वो रिटर्न हो रहा है। इंट मेन की तरफ आ जाते हैं। क्लास, उसके ऑब्जेक्ट एक्स रखा है, एक्स डॉट शो। सिम अगर मैं एक्स डॉट शो की बात करूं तो बिल्कुल स्टार्टिंग में मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, एन की इज इक्वल टू 0, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं हमने किया, कोई इंक्रीमेंट वगैरह नहीं किया। ठीक है, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट किया, उसके बाद पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट किया, और एक्स डॉट शो करवा दी। यहाँ पर दो बार इंक्रीमेंट हो रहा है, पहले प्रीफिक्स हो रहा है, फिर पोस्ट फिक्स हो रहा है। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने इंक्रीमेंट किया तो मेरे पास एन की वैल्यू क्या होगी, 1, बट अभी वो मुझे शो नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद मैंने दोबारा से जब इंक्रीमेंट किया तो क्या हो गया, एन, एन से वो क्या बन गया, 1 से क्या बन गया, वो 2। एक्स डॉट शो जब मैं करवाऊंगी तो मुझे अपडेटेड वैल्यू क्या मिलेगी, एन इज इक्वल टू 2, और दैट्स इट, सिस्टम पॉज। मेरा प्रोग्राम रन होगा तो मुझे ये वाले दो आउटपुट मिलेंगे, ये विदाउट अपडेशन और ये आफ्टर अपडेशन, आफ्टर इंक्रीमेंटेशन। अच्छा जी, the above program overload increment operator for both prefix and postfix notation. The keyword int in following statement indicate that operator is overloaded post for postfix. ये जो है हमने काम किया है, बेसिकली ये postfix इंक्रीमेंटेशन के लिए काम किया है। यहाँ पर int का जो कीवर्ड है एज अ पैरामीटर पास हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो इंट है, ये एज अ सिंपल फ्लैग, फ्लैग का मतलब होता है कि सिर्फ हमें साइन देना, सिंपल कंपाइलर को ये बताना कि ये जो फंक्शन है हमने बेसिकली किस लिए लिखा है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए, सॉरी पोस्ट फिक्स ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए लिखा है। ऊपर वाला जो था हमारे पास वो प्रीफिक्स के लिए है, और ये हमारा पोस्ट फिक्स के लिए, दोनों में डिफरेंस करने के लिए यहाँ पर हमने इंट पास करवाया है जो कि एज अ फ्लैग यूज हो रहा है।
ओवरलोडिंग ऑफ बाइनरी ऑपरेटर्स, अगर मैं बाइनरी ऑपरेटर्स की बात करूं तो अ टाइप ऑफ ऑपरेटर दैट वर्क्स विद टू ऑपरेंड्स, यानी कि टू ऑपरेंड्स के साथ जब हम यूज करते हैं ऑपरेटर्स को तो उसे हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स। द बाइनरी ऑपरेटर्स आर ओवरलोडेड टू इंक्रीज द कैपेबिलिटी ऑब्जेक्ट्स के साथ जब अगर हमने काम करना है तो ऑब्वियसली बात है उन्हें ओवरलोड करना पड़ेगा पहले। कौन कौन से ऑपरेटर्स ओवरलोड हो सकते हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, दीज आर माय बाइनरी ऑपरेटर, ये सारे के सारे मेरे बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, तो सबसे पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात करते हैं। द बाइनरी ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स सच एज प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आर बाइनरी ऑपरेटर्स, दे वर्क विद टू ऑपरेंड्स, दीज ऑपरेटर्स कैन बी overloaded to enable them to work with user defined। सिंपल उन्होंने यहाँ पर इन सारे ऑपरेटर्स में से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर फोकस किया है, जिसके बारे में डिटेल आगे हम देखते हैं। पहले प्रोग्राम देख लेते हैं। प्रोग्राम में उसने कहा राइट अ प्रोग्राम दैट ओवरलोड बाइनरी एडिशन ऑपरेटर। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी हमने यूनरी ऑपरेटर्स पढ़े हैं फॉर इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ, ठीक है। यही सेम प्रोग्राम हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ भी कर सकते हैं और यही सेम प्रोग्राम प्रीफिक्स पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, सिंपल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे के सारे जितने भी हैं यूनरी ऑपरेटर सबके लिए सेम मेथड है। ओके, ऑपरेटर ओवरलोडिंग को अगर हम देखें बाइनरी ऑपरेटर्स के का प्रोग्राम अब हम देखते हैं जिसमें उन्होंने एडिशन ऑपरेटर्स के लिए एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि आपने एडिशनल ऑपरेटर को ओवरलोड करना है। सबसे पहले लाइब्रेरी सेट की क्लास एक बनाई जिसका नाम ऐड रखा, प्राइवेट दो इंटीजर्स लिए क्योंकि अब हम बाइनरी के साथ काम कर रहे हैं तो जब हम इनिशियलाइज करवाएंगे तो दो वेरिएबल्स इनिशियलाइज करवाएंगे। इन टाइप के दो वेरिएबल इनिशियलाइज करवाए, हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया यहाँ पर और इसमें उन्होंने ए और बी की इनिशियल वैल्यूज क्या सेट की हैं 0। अब यहाँ पर इनपुट लिया है यूजर से कहा है कि ए और बी की दोनों वैल्यूज जो हैं आप एंटर करें और शो का फंक्शन जो है वो सिंपल आउटपुट शो करवाने के लिए है। अब आप यहाँ पर आ जाइए, मेन हमारा काम है ऐड, हमारी क्लास का नाम, ऑपरेटर हमारा कीवर्ड, किसको हमने लोड करवाना है प्लस को। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने पैरामीटर की तरफ जिसमें हम अपनी क्लास का नाम और उसके ऑब्जेक्ट का नाम पास करवा रहे हैं, ठीक है। एड टेम्प, हमने एक और क्लास का नाम बनाकर लिखकर हमने यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट का नाम लिखा है टेम्प, जो कि एज अ टेम्परेरी वेरिएबल यूज होगा। ये क्या काम कर रहा है, पी डॉट ए, पी जो कि हमारे पास यहाँ पर एक इनिशियलाइज करवाया गया है इन दी पैरामीटर पी डॉट ए प्लस ए, पी में जो भी ए की वैल्यू आएगी उसमें प्लस कर दो ए और उसको स्टोर करवा दो इन टेम्परेरी वेरिएबल। उसके बाद टेम्प डॉट बी इज इक्वल टू पी डॉट बी प्लस बी। अब यहाँ पर पी में दो वेरिएबल्स, बेसिकली ये चूंकि ऑब्जेक्ट है तो इसमें दो वेरिएबल्स आएंगे ए और बी के लिए। पहले ए की वैल्यू इधर जाएगी ऐड होगी और टेम्प में भी, चूंकि टेम्प भी ऐड का ही ऑब्जेक्ट है तो इसमें भी ए और बी दोनों मौजूद होंगे। तो टेम्प में जो ए का है ऑब्जेक्ट उसमें जाकर ये स्टोर हो जाएगा, ए के वैल्यू वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। इसी तरह बी के वैल्यू यहाँ आएगी, बी के वैल्यू अपडेट होगी बी प्लस बी और टेम्प के इस बी में जाकर स्टोर हो जाएगी और हम रिटर्न करवाते हैं टेम्प का ऑब्जेक्ट। इंडिमेन की तरफ आते हैं। ऐड की क्लास लिखी, एक्स वाई जी थ्री ऑब्जेक्ट्स इनिशियलाइज करवाए, एक्स डॉट इन वाई डॉट इन, यानी कि दोनों वेरिएबल्स ये जो एक्स और वाई हैं हमने यूजर से कहा है कि इनपुट करवाओ इसमें वैल्यूज, तो इसीलिए हमने इनपुट का यहाँ पर फंक्शन कॉल करवाया है। उसके बाद z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये दोनों नंबर ऐड होंगे, जो भी आंसर होगा उसका z में जाकर स्टोर हो जाएगा। x डॉट शो, y डॉट शो एंड z डॉट शो। सिंपल अगर मैं बात करूं तो x डॉट इन और y डॉट इन यूजर से पूछेगा कि वैल्यूज एंटर करो, तो लेट्स सपोज यूजर ने एंटर की है a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 20, ठीक है। उसके बाद सॉरी x डॉट इन y डॉट इन, x में भी वैल्यू क्या है a और b और y में भी a और b,
एक्स के अकॉर्डिंग ए और बी की वैल्यू पुट की 10 और 20, और वाई के अकॉर्डिंग उसने ए और बी की वैल्यू पुट की 5 एंड 3, और उसके बाद एक्स डॉट शो। एक्स डॉट शो का मतलब क्या है कि अभी एक्स के अकॉर्डिंग हमने ए और बी की जो वैल्यूज पुट की हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगी 10 20। इसी तरह वाई के अकॉर्डिंग हमने ए और बी की जो वैल्यू पुट करी है 5 एंड 3 वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। लास्ट में z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई किया था x, तो z डॉट शो क्या आ जाएगा मेरे पास आफ्टर एडिशन। a की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 और 5 15 20 एंड 3 23। ठीक है, यानी कि a की वैल्यू a के साथ, b की वैल्यू b के साथ प्लस हुई और हमारे पास एट द एंड आंसर आ गया। और यही काम हमने यहाँ पर फंक्शन में भी किया था कि यहाँ पर जो भी a की वैल्यू होगी उसको a के साथ प्लस कर देंगे और स्टोर करवा देंगे टेम्प के a के वेरिएबल में, और इसी तरह b की वैल्यू प्लस करेंगे b के साथ और उसको टेम्प के वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे। बेसिकली हम दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करवाएंगे, उन दोनों के अलग अलग a और b की अपनी वैल्यूज होंगी, उनके a फर्स्ट ऑब्जेक्ट के a की वैल्यू को सेकंड ऑब्जेक्ट की a की वैल्यू के साथ प्लस किया, और सेकंड फर्स्ट ऑब्जेक्ट के सेकंड वैल्यू b की जो वैल्यू है उसको सेकंड ऑब्जेक्ट के b की वैल्यू के साथ प्लस करके तो एट द एंड हमने शो करवा दिया आंसर। इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर एक और प्रोग्राम देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट ओवरलोड अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस फॉर कॉन्कैटिनेटिंग टू स्ट्रिंग। इसी तरह अब यहाँ पर हम प्लस का जो ऑपरेशन है वो दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ने के लिए यूज करेंगे। लेट्स सपोज अगर मेरे पास फर्स्ट स्ट्रिंग है हेलो और दूसरी स्ट्रिंग है वर्ड, तो प्लस का ऑपरेटर क्या करेगा इन दोनों को जोड़ेगा और फाइनल आंसर मेरे पास हेलो वर्ड आ जाएगा। ठीक है, कॉन्कैटिनेटिंग के लिए यूज होगा, ओवरलोड करवाना है। हम स्ट्रिंग यहाँ पर हमने इनिशियलाइज करवाई है लाइब्रेरीज, और यहाँ पर अगर आप देखें क्योंकि स्ट्रिंग के साथ काम करवाना है तो हमने स्ट्रिंग डॉट एच लिखा, क्लास स्ट्रिंग की इनिशियलाइज करवाई, और क्योंकि हमने स्ट्रिंग के साथ काम करना है तो 4 का कीवर्ड यूज होगा। अरे इनिशियलाइज होगी और उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, बट यहाँ पर उन्होंने str रखा हुआ है और उसका साइज 50 रखा है। एक कंस्ट्रक्टर बनाया है क्लास के नेम के साथ सेम, और इनिशियल वैल्यू क्या सेट करवाई है 0, क्योंकि हमारी इनिशियली स्ट्रिंग एम्प्टी होगी तो इसीलिए हमने यहाँ पर 0 लिखा। इन इनमें हम यूजर से कहेंगे आप कोई एक स्ट्रिंग एंटर करो। गेट्स का क्या काम कर रहा है, किस यूजर से स्ट्रिंग गेट कर रहा है। शो का फंक्शन क्या करेगा, हमारी जो स्ट्रिंग जो यूजर ने एंटर की होगी वो यहाँ पर शो करवाएगा। अब यहाँ पर हमने स्ट्रिंग के लिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट लिखना है। सबसे पहले क्लास का नाम आ जाएगा, ऑपरेटर का कीवर्ड आ जाएगा, प्लस के साथ हमने चूंकि कॉन्कैटिनेट करना है तो प्लस का कीवर्ड आ जाएगा, और यहाँ पर स्ट्रिंग यानी कि क्लास का नाम और उससे रिलेटेड एक ऑब्जेक्ट एस। सिंपल अगर मैं बात करूं इसके बॉडी की तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद यहाँ पर str कॉपी और str कैट। इसके डिटेल जो है हम लास्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। str कॉपी क्या करेगा, कॉपी करेगा जो भी हमने फर्स्ट स्ट्रिंग यूजर ने एंटर की होगी पहली स्ट्रिंग उसको स्टोर करवा देगा इसमें, और कॉन्कैटिनेट क्या करेगा दोनों स्ट्रिंग्स को, टेम्प वाली स्ट्रिंग को और एस डॉट एस टी आर की स्ट्रिंग में, यानी कि इस वाली स्ट्रिंग को और टेम्प डॉट स्ट्रिंग को क्या कर देगा आपस में जोड़ देगा और रिटर्न करवा देगा हमारे पास टेम्प की वैल्यू को। इंट में की तरफ आते हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स इनिशियलाइज करवाए हैं s1 s2 s3, s1 डॉट इंट और s2 डॉट इन। यूजर से इनपुट लिया, ठीक है, और उसके बाद शो करवा दिया कि पहली स्ट्रिंग क्या एंटर करवाई यूजर ने, दूसरी क्या एंटर करवाई है, और उसके बाद तीसरी स्ट्रिंग में क्या है। सी आउट करवाएंगे कॉन्कैटिनेटिंग s1 s2 एंड s3, दोनों को कॉन्कैटिनेट करेंगे s1 प्लस s2 इज इक्वल टू s3, और लास्ट में s3 डॉट शो का मतलब क्या है, जो हमारे पास s1 और s2 आफ्टर ज्वाइनिंग या आफ्टर कॉन्कैटिनेटिंग आए हैं आंसर वो s3 में स्टोर है उसे हम शो करवा देंगे। फाइनल आउटपुट देखें, पहली स्ट्रिंग है हेलो, दूसरी है वर्ड, s1 में क्या स्टोर है हेलो, s2 में क्या स्टोर है वर्ड,
और इनिशियल वैल्यू S3 में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर एम्प्टी आ जाएगा। आफ्टर कॉन्केटिनेटिंग S1 में क्या है हेलो, S2 में क्या है वर्ड, और S3 में दोनों का कॉन्केटिनेट हेलो वर्ड यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इस तरह से हम काम करेंगे फॉर विद टू ऑपरेंड्स। ओवरलोडिंग कंपैरिजन ऑपरेटर। The comparison operator are binary operators. These operators are frequently used to compare the values of basic data. Comparison के लिए हम use करते हैं double equal का sign. Suppose a and b are two integer and the following statement is executed. तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास a की वैल्यू exactly equals to b की वैल्यू है तो हम मुझे true रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज false रिटर्न होगा। यानी कि कंपैरिजन कर रहा है कि ए और बी की दोनों वैल्यू सेम है या नहीं। अगर मैंने यूजर ऑब्जेक्ट्स डिफाइन ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करना है तो वो कैसे होगा, राइट अ प्रोग्राम दैट ओवरलोड कंपैरिजन ऑपरेटर टू वर्क विद स्ट्रिंग क्लास के साथ कंपैरिजन ऑपरेटर कंपैरिजन ऑपरेटर आपने यूज करना है। द रिजल्ट ऑफ द कंपैरिजन ऑपरेटर मस्ट बी 1 इफ टू स्ट्रिंग ऑफ द सेम लेंथ एंड 0 अदरवाइज। मतलब यहाँ पर आपने कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करना है लेंथ फाइंड आउट करने के लिए कि दोनों की लेंथ सेम है या नहीं। अगर मैं बात करूँ हेलो की तो इसकी लेंथ क्या है 1 2 3 4 5। वर्ड की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 दोनों की लेंथ सेम है, दोनों को कंपैरिजन किया जाएगा तो आंसर क्या आएगा कि these two strings are equal, या मुझे एट द एंड ट्रू रिटर्न होगा। बट अगर दोनों की लेंथ इक्वल ना होती तो एट द एंड मुझे फॉल्स रिटर्न होता या कोई एरर मैसेज जनरेट होता। इनिशियल लाइब्रेरी सेट करेंगे, क्लास इनिशियलाइज करेंगे, स्ट्रिंग के लिए एक अरे क्रिएट करेंगे 4 टाइप की, एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जो इनिशियल वैल्यू अरे की सेट करेगा 0, इनका एक फंक्शन बनाएंगे जो कि इनपुट के लिए यूज हो रहा है, शो का एक फंक्शन बनाएंगे जो कि आउटपुट के लिए शो हो रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं मेन काम की तरफ जो कि रिटर्न टाइप, ठीक है, ऑपरेटर यानी कि कीवर्ड, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा उस ऑपरेटर का साइन, स्ट्रिंग मेरी क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट एस। अब आ जाते हैं मेन फंक्शन की तरफ। इफ स्ट्रिंग लेंथ strlen लेंथ यानी कि बेसिकली स्ट्रिंग लेंथ के लिए यूज हो रहा है। स्ट्रिंग लेंथ इज इक्वल्स टू s डॉट str। s का मतलब ऑब्जेक्ट, डॉट str का मतलब है मेरे पास जो स्ट्रिंग, ये मेरे पास जो अरे है, अरे का नाम मेरे पास है str। अरे में जो स्ट्रिंग मैंने एंटर करवाई है उसकी लेंथ अगर इज इक्वल्स टू है स्ट्रिंग str यानी कि स्ट्रिंग str अरे में जो वैल्यू मौजूद है तो रिटर्न करवा दो 1, एल्स रिटर्न करवा दो 0। रिटर्न फॉर 1 इज यूज फॉर ट्रू, अदरवाइज 0 इज यूज फॉर फॉल्स। इंट एंड इंट मेन की तरफ आ जाते हैं। स्ट्रिंग के दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, दोनों के लिए इनपुट लेंगे यूजर से और दोनों को शो करवाएंगे। दोनों को कंपेयर किया, अगर उनकी लेंथ इक्वल है तो ये वाला मैसेज शो हो जाएगा बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल। अगर दोनों की लेंथ सेम नहीं है तो ये एरर मैसेज शो हो जाएगा कि दोनों की लेंथ डिफरेंट है। अब आ जाते हैं ओवरलोडिंग अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर की तरफ। तो असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस इक्वल्स टू माइनस इक्वल्स टू, इन्हें कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। The arithmetic assignment operator are used to increase the value of the variable. Suppose a and b are two integers. अगर मेरे पास a और b दो integers हैं, a plus is equals to b का मतलब क्या है? The above statement will add the value of a and b and assign the result to a. Basically a plus is equals to b का मतलब है कि a is equals to a plus b, यानी कि दोनों की वैल्यूज को ऐड करो और उसको स्टोर करवा दो a में, ठीक है। लेट्स सपोज 5 प्लस इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 प्लस 2, लेट्स सपोज a की वैल्यू है 5 और b की वैल्यू है 2, तो मेरे पास 5 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, और 7 किस में स्टोर होगा a में। दिस इज अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, ये इसका काम है। अब हम देखेंगे इसको ऑब्जेक्ट्स के साथ कैसे यूज कर सकते हैं।
Write a program that overload automatic assignment operator to work with user defined objects. अपनी लाइब्रेरी सेट की क्लास का नाम, क्लास इनिशियलाइज करवाई जिसका नाम रखा रीड। ये क्या काम कर रही है, दो इंटीजर टाइप वेरिएबल्स इनिशियलाइज करवा रही है। पहले का नाम है डेज और दूसरे का नाम है पेजेस। अच्छा, एक कंस्ट्रक्टर बनाया है रीड नाम, रीड क्लास के कंस्ट्रक्टर बनाया है जो कि इनिशियल वैल्यूज डेज और पेजेस की इज इक्वल्स टू 0 सेट कर। इनपुट का एक फंक्शन बनाया है जो कि वैल्यूज पुट करेगा डेज और पेजेस की। शो का फंक्शन सिर्फ शो करवाने के लिए हमारा आउटपुट। अब हमारा मेन टास्क आ जाता है यहाँ पर, ये मेरे पास मेरा मेन टास्क है, ठीक है। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग हम एक रिटर्न टाइप लिखेंगे, ऑपरेटर का कीवर्ड लिखेंगे जिस ऑपरेटर को ओवरलोड करवाना है। हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करवाना है, सॉरी इंक्रीमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करवाना है, तो हमने ये लिखा। उसके बाद हमने रीड यानी कि क्लास का नाम और उसका ऑब्जेक्ट लिखा। डेज इज इक्वल्स टू डेज प्लस आर डॉट डेज। डेज में जो पुरानी वैल्यूज थी प्लस आर डॉट डेज जो के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डेज की वैल्यू, यानी कि बेसिकली हमने डेज की दोनों वैल्यूज को आपस में प्लस किया और डेज में स्टोर करवा दी। इसी तरह पेजेस की दोनों वैल्यूज को प्लस किया और पेजेस के जो वेरिएबल है उसमें स्टोर करवा दिया। इंट मेन की तरफ आते हैं। रीड क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स बनाए R1 और R2। R1 के इनपुट डाली, R2 में इनपुट डाली, शो करवाई दोनों वैल्यूज को। और अब हम यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर लगाने वाले हैं। R2 इज इक्वल्स टू R2 प्लस इज इक्वल्स टू 1। बेसिकली ये क्या काम करेगा, R2 इज इक्वल्स टू R2 प्लस 1 का काम, R1 का काम करेगा। R2 और R1 की दोनों वैल्यू प्लस होंगी और रिजल्ट किसमें स्टोर होगा, R1 में। R डॉट डॉट शो, R2 डॉट शो। हम देखते हैं आउटपुट में सबसे पहले इनपुट लिया, पहले में 10 और R1 के अकॉर्डिंग डेज के वेरिएबल की वैल्यू क्या स्टोर होगी 10, और पेजेस के वेरिएबल में क्या स्टोर करवाएंगे हम 300। यानी कि बेसिकली दो इनपुट्स हमारे पास आई। R2 के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डेज में क्या इनपुट करवाया गया है 3 और पेजेस में क्या इनपुट करवाया गया है 150। शो में हम बेसिकली जस्ट शो करवा रहे हैं, जो हमने वेरिएबल्स यूजर से जो वैल्यूज दी हैं उन्हें हम शो करवा रहे हैं। लास्ट में एडिंग R1 टू R2 यूजिंग, यानी कि ये वाला जो है हमने स्टेटमेंट लिखा है। बेसिकली यहाँ पर हम इंक्रीमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर का काम करने लगे हैं। R2 डॉट शो, आफ्टर अप्लाइंग दिस ऑपरेशन R2 डॉट शो, R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो R2 की वैल्यू यहाँ पर 300 प्लस 150। पेजेस और पेजेस आपस में प्लस हुए तो क्या आ जाएगा 450, 10 एंड 3 ये आपस में प्लस हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 13। और बेसिकली ये किस में स्टोर हुए हैं, ये सारे के सारे आंसर्स R2 के वेरिएबल्स में स्टोर हुए हैं और यहाँ पर मुझे रिजल्ट मिला है। बहुत इजी, बहुत आसान है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है इसमें। यहाँ पर उन्होंने ये चीज डिटेल में बताई हुई है कि डेज इज इक्वल टू डेज प्लस आर डॉट डेज, पेजेस इक्वल टू पेजेस प्लस आर डॉट पेजेस, ठीक है। और उसके बाद मुझे एट द एंड रिजल्ट शो हो गए। तो ये चैप्टर यहीं पर ओवर होता है। इसको आपने ध्यान से देखना है, एक एक चीज ध्यान से समझनी है। बहुत इजी चैप्टर था, बिल्कुल भी इसमें प्रॉब्लम नहीं थी, कोई मुश्किल चीज नहीं थी। हाँ, अगर आपको कुछ चीजें अगर समझ नहीं आ रही, फॉर एग्जाम्पल जैसे स्ट्रिंग के काफी सारे फंक्शंस का यूज किया, स्ट्रिंग डॉट नैन, स्ट्रिंग डॉट कंकैटिनेट के लिए यूज किया गया। तो लास्ट सेमेस्टर में हमने देखा है इन चीजों के बारे में। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप काइंडली पीछे बुक में दिए गए चैप्टर्स में इसको एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं पर ओवर होती है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा देखेंगे इनको। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को किस तरह से हम मजीद कॉन्सेप्ट इसके देखते हैं, किस तरह से हमारी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज करती है, ईज करती है, इसको देखते हैं। तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।